मेंबर्स का मैं इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। सर मिस्टर थ्रिल दोरजे, एपेक्स बॉडी के को चेयरमैन। सर मिस्टर अशरफ अली, अंजुमन इमामिया के प्रेसिडेंट और एपेक्स बॉडी के सीनियर लीडर। और उसके साथ सर मिस्टर रमज़ान, अंजुमन मोनिल इस्लाम के वाइस प्रेसिडेंट और एपेक्स बॉडी के मेंबर। और उसके साथ सर मिस्टर सोनम परवेज, क्रिश्चियन कम्युनिटी के प्रेसिडेंट और एपेक्स बॉडी के मेंबर। और मैम चिल्ले आमो, एपेक्स बॉडी के लीगल एडवाइजर एज वेल एज एपेक्स बॉडी के मेंबर। और मैं एपेक्स बॉडी का कोऑर्डिनेटर। और सिरिंग साहब एलबी का भी प्रेसिडेंट है। तो मैं सबसे पहले तो सबको नमस्ते बोलता हूं। और एपेक्स बॉडी की तरफ से क्योंकि बहुत सारे हमारे प्रेस वाले ले से के बाहर से भी आए हैं, उनको मैं ले में खैर मकदम करता हूं। और मैं सीधा अपने मुद्दे पर आना चाहूँगा, क्योंकि अब सब लोगों को पता है कि हमने ये कहा था कि अगर होम मिनिस्ट्री हमें वक्त पर टॉक्स के लिए नहीं बुलाते हैं तो हम अपने एजिटेशन को इंटेंसिफाई करेंगे। और ये भी साथ में कहा था कि हमारा जो मूवमेंट है वो पूरा पीसफुल रहेगा और नॉन वायलेंट रहेगा। और इसको बताने के लिए हमने जब सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे थे, हमने हर एक रिलीजन के प्रेयर से शुरू किया था। उसमें बुद्धिस्ट, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, इवन जैन भी थे। तो उनके प्रेयर से हमने शुरू किया। और शुरू में सोनम वांगचुक के साथ 7-8 लोगों ने अनशन वहाँ पर शुरू किया था। उसके बाद से वहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़ते गए। लंबे समय तक बैठने वाले आखिर में कोई 15 के करीब थे, जो कोई 10 दिन बैठे थे, कोई 15 दिन बैठे थे, और कुछ 7-8 दिन बैठने वाले बहुत सारे थे। लेकिन बारी बारी करके हम कई गांव से लोगों को यहाँ बुलाते थे। वो सब एक दिन का अनशन रखते हैं। उसके बाद दूसरे दिन दूसरे गांव से लोग आके अनशन करते हैं। तो ये सिलसिला चल रहा था। और हमने 24 तारीख को ले बंद का कॉल दिया हमारे यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि हमारे साथ एफिलेटेड हैं। उसमें हर एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के यूथ और हमारे एपेक्स बॉडी के यूथ, इन्होंने बंद कॉल का ये आह्वान किया था। तो उससे पहले क्या हुआ कि 23 तारीख को जो अनशन पर बैठे थे, उनमें से 2 काफ़ी सीरियस हो गए और उनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। तो जब ये खबर शहर में फैला कि 2 अनशन से उनको उठना पड़ा और हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, तो काफ़ी लोग भड़क गए और हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग आए। और दूसरे दिन जब बंद होना था तो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लोग आए हमारे अनशन साइट पर। नॉर्मली 500 से ज़्यादा नहीं आते हैं। तो उस दिन कोई 7.5, मेरे हिसाब से 7,500 के करीब वहाँ पर लोग आए थे। और उनमें बहुत बड़ी तादाद यूथ की थी उस दिन। नॉर्मली हमारा वहाँ पर ये शिकायत रहता था कि यूथ इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। हम रोज़ अपील करते थे कि यूथ को इसमें पार्टिसिपेशन इसमें करना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम यूथ का मसला लेके चल रहे हैं। तो उस दिन नॉर्मल से ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा यूथ आए। और वहाँ पर स्पीचेस रोज़ होता है, तो वो चल रहा था। तो उसके बीच में ये यूथ वहाँ से थोड़ा बिल्कुल बेकाबू हो गया और वो लोग बहुत जोश में थे। और वो लोग बाहर जाके डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते थे, बाहर जाना चाहते थे। तो हम लोगों ने उनको बिल्कुल मना किया, हमें बाहर जाने का हमारा कोई प्लान नहीं है, हम सब ने यहीं रहना है और एक दिन का अनशन रखना है। लेकिन वो लोग इतनी बड़ी तादाद में थे कि हम बिल्कुल बेकाबू हो गए
और नहीं माना, वो बाहर चले गए। तो बाहर जाके भी हमारे सीनियर लीडर, मैं खुद गया कई बार, हमारे थुप्तान साहब गए, हमारे जितने भी एपेक्स के यूथ हैं उनको हमने इंस्ट्रक्शन दिया इनको रोकने के लिए, लेकिन बिल्कुल हमसे बेकाबू हो गए। और शुरू में उन्होंने हमारे LASDC के काउंसिल सेक्रेटरीट पर पथराव करना शुरू किया, वहाँ काफ़ी पुलिस के साथ झड़प हुई। उसके बाद ये लोग फिर बीजेपी का यहाँ ले का ऑफिस जो है ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ जाके उन्होंने वहाँ तोड़फोड़ करना शुरू किया। और वहाँ भी हम जाके उनको मनवाने की कोशिश की कि बिल्कुल ऐसा नहीं करना है बोल के, लेकिन ये बिल्कुल माने नहीं। इन द मीन टाइम क्या हुआ कि फिर अंधाधुंध पुलिस की तरफ से गोली चलना शुरू हुआ है। कोई प्रियर वार्निंग नहीं था, या पहले आंसू गैस या कोई वाटर कैनन या इस टाइप का कुछ नहीं था, सीधा गोली चलाया। तो उससे यूथ बिल्कुल ज़्यादा भड़क गया और गोली से ये लोग डरने वाला नहीं था। और इनमें मैंने देखा इनको जो भी नाम दे, ये लोग 15 साल से लेके 25 या 26 साल के बीच में लोग थे, सारे जवान थे। और मैंने देखा ये कोई अनपढ़ टाइप के लोग नहीं थे, ये सब पढ़े लिखे लोग थे। और लगता है कि ये लोग अनएम्प्लॉयड थे और बहुत ही गुस्से में थे, तो बिल्कुल हमारा बात नहीं मान रहा था। और एक चीज़ मैं आप लोगों को ये बताऊं कि इसको अभी कुछ मैंने यूट्यूब चैनल्स पर मैंने देखा कि यहाँ हथियार भी पकड़े गए हैं। बिल्कुल गलत बात है, इसको एंटी नेशनल कलर देने की भी कोशिश हो रही है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं था। मैं आपको ये मिसाल दे के मैं बताता हूँ, जब बीजेपी ऑफिस के ऊपर हमला हुआ तो बीजेपी के बहुत सारे झंडे लगे हुए थे वहाँ पर, सारे झंडे उन्होंने तोड़ दिए, वहाँ तोड़फोड़ शुरू किया। लेकिन उनके ऑफिस के ऊपर एक तिरंगा नेशनल फ्लैग था बहुत बड़ा, उसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाया उन्होंने। उसके बाद वो उनके ऑफिस के अंदर जाके तोड़फोड़ करना शुरू किया और आग लगाने से पहले वहाँ से डॉक्टर अंबेडकर और हमारे लामाजी कुशोक बाकुलिया का दो बड़े फोटोग्राफ थे, उनको निकाला उन्होंने। उनको निकालने के बाद फिर वहाँ उन्होंने आग लगाया। और बाहर भी जो लोग बैठे थे वो भी तिरंगा लेके था, कुछ लोगों ने इंडियन फ्लैग अपने ऊपर ओढ़ा हुआ था। तो ये एंटी नेशनल का ये जो कलर देने की कोशिश कर रहा है, ये बिल्कुल फाल्स है। और दूसरा ये कह रहे हैं कि इसमें फॉरेन हैंड है, उसके लिए ये कह रहा है कि डोडा के लोग जख्मी है, नेपालीज जख्मी है, टिबेटन जख्मी है, बिहार के लोग हैं भी। उससे ये जाहिर होता है कि वो बिल्कुल प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं थे, ये लोग बाई स्टैंडर्ड्स थे या कोई वहाँ से जा रहा था। हमारे ले में आजकल देखें पॉपुलेशन बाहर वालों का ज़्यादा है, तो अंधाधुंध गोली चलाएंगे तो बाहर वालों को भी लगेगा। तो इसलिए डोडा के 3 हैं, एक टिबेटन भी है। ये लोग बिल्कुल प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं थे, बाई स्टैंडर्ड्स थे। इससे ये लगता है कि अंधाधुंध फायरिंग हुआ है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि हाँ, हमारे LG साहब का कहना है कि इसमें फॉरेन हैंड था। और कुछ लोग सोनम वांगचुक के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सोनम वांगचुक ने इनको भड़काया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने भड़काया इनको। अब कौन सी बात सही है? हमारे हिसाब से ये बिल्कुल नरेटिव जो है बिल्कुल गलत है। जो भी हुआ ये लोग इनके जेन्युइन डिमांड से, जब उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट बिल्कुल सीरियस नहीं है, डेट जो है बहुत लंबा दिया था, इसके ऊपर बहुत गुस्सा था लोगों को। और ये अनएम्प्लॉयड यूथ थे, फ्रस्ट्रेटेड यूथ थे और ये गरीब लोग थे। यहाँ आप लद्दाख में देखते हैं बहुत अमीर लोग भी हैं जो होटेलियर्स हैं या जो बिजनेस करते हैं, इनके बच्चे मैंने वहाँ एक भी नहीं देखा। जो भी देखा मैंने गरीब घरों के बच्चे देखे जो कि अनएम्प्लॉयड थे, एजुकेटेड थे। तो ये जो है इसको हम कोई नाम देना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो भी हुआ ये जवानों का गुस्सा था
और इनकी जो उनको जो सुनने वाला कोई नहीं है उसको वो लोग वायलेंस के थ्रू बताना चाहते थे। तो ये हमारा कहना है। और उसके बाद क्या हुआ कि जब वहाँ वायलेंस हुआ तो वहाँ से CRP का वो वैन जला था, उसके बाद तो उनको कुछ करने का था नहीं, तो लोग वहाँ से भाग गए वो लोग। लेकिन जो उसके बाद जो बाई स्टैंडर्स जो थे उनको बेदर्दी से पिटाया, जो कि उसका हिस्सा ही नहीं था CRP ने, और उनको बेदर्दी से मार के पुलिस थाने में ले गया, जो कि अभी भी हमारे SNM हॉस्पिटल में बहुत ज़ख्मी है जिनको बाद में पीटा गया। और जो गोली, सारे ज़ख्मी जो हैं वो गोली लगने से हुआ है, ब्लड इंजरीज हैं और पिलेट गन्स इंजरीज है। यही दो इंजरीज हैं, ना पत्थर से इक्का दुक्का है। वो पता नहीं किसने कहाँ से आया वो कह नहीं सकते हैं, लेकिन सारे 95% जो है इंजरीज हैं वो बुलेट इंजरीज हैं और पिलेट गन के इंजरीज हैं, जो कि डॉक्टर्स ने कंफर्म किया। और उनके पास जो एक्सरे है उनसे पता चलता है कि कुछ के बॉडीज़ में अभी भी गोली फंसा हुआ है। तो ये जो है बिल्कुल एक्सेसिव फोर्स यूज़ किया यहाँ CRP ने, और पता नहीं क्या साबित करना चाहते थे कि CRP यहाँ ला के काफ़ी दिन हुए। यहाँ पर इतने CRP नॉर्मली नहीं होता है, ये बाहर से रिसेंटली लाया गया। तो हमारे मूवमेंट को दबाने का मुझे लगता है इनका पहले से प्लान था, और हमारे जवानों को शायद उस दिन जब CRP बहुत ज़्यादा बाहर थे तो उससे हमारे यूथ भड़क गए। तो अशरफ साहब, इसके कुछ छूट गया है तो अशरफ साहब बताएंगे आप लोगों को। और मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि जब हमारा प्रेस स्टेटमेंट ख़त्म हो जाए तो उसके बाद अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो मेहरबानी करके हमारे मूवमेंट से और जो 24 को जो हादसा हुआ उसी के बारे में रिस्ट्रिक्ट करें, तो हम सब आप लोगों के सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो अशरफ साहब, मैं इसमें 2-3 शब्द आपको जोड़ूंगा। ये देखिए 24 तारीख को जो घटना घटी, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, जो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसमें एक ऐसा चीज़ था कि हाँ, हमारे जवानों की तरफ से थोड़ा सा कोलेटरल डैमेज हुआ था, कुछ बिल्डिंग को, कुछ गाड़ियों को हुआ था, लेकिन हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि इतनी सी अगर नुकसान होने पर लोगों की जान तक चली जाए। लेकिन हमें ये हैरानी है कि इतना क्या सिचुएशन ख़राब हो गया था जिसकी वजह से इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करना पड़ा। इंजरीज अगर आप देखेंगे मल्टीपल इंजरीज है, सारे बुलेट्स के इंजरीज है। ये साबित कर देता है कि वहाँ पे इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हुआ। तो ये हमें परेशानी करता है कि आखिर सरकार इतने से लोगों को संभालने में नाकाम है, तो किस तरह से हमारे यूटी को संभालेंगे। तो मुझे नहीं लगता है इस तरह से एक आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन हमारे बच्चों ने जो एक थोड़ा सा स्टेप लिया था, जो भी किया था, इसमें हमें सबसे बड़ी शिकायत यही है गवर्नमेंट से कि भाई इस तरह से इनको हैंडल करना ठीक नहीं था, बुलेट चलाना ठीक नहीं था। लद्दाख जो है बड़ा पीसफुल है, बहुत शांति जगह है, हर दुनिया में जानते हैं। और हमारे लिए बहुत अफसोस की बात हुआ कि लद्दाख जैसे जगहों में, इन वादियों में भी गोली का आवाज़ हमें सुनने को उस दिन मिला, जो कि हम बहुत ही अनफॉर्चुनेट समझते हैं। ये नहीं होना चाहिए था। ये बड़े ही शांति से बच्चों को संभाला जा सकता था। हमने ये भी कोशिश किया था कि फायरिंग रोक दिया जाए तो हम बच्चों को संभालेंगे, लेकिन हमारे वो कोशिशें सारा नाकाम हुआ। इस बात का हमें बड़ा खेद है। तो कोई सवाल है तो पूछिए। इसके भी बहुत सारे लोग घायल हुए हैं, जो रिपोर्ट हमारे पास सामने आई है। और पहली चीज, दूसरी चीज ये है कि आपने कहा बहुत सारे लोग बाहर से थे, तो क्या उस उपद्रव में भी लोग बाहर से थे? और आखिरी सवाल मेरा कि फॉरेन फंडिंग को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं सोनम वांगचुक के ऊपर, जिसमें कहा जा रहा है कि उनके पास 9 कंपनी में से 8 कंपनी में फॉरेन फंडिंग हुई है। तो ये क्या आप लोग को इसके बारे में पता है कुछ, जिसके बारे में बता सकते हैं? इसमें ऐसा है, सोनम वांगचुक के उसमें फॉरेन फंडिंग का प्रॉब्लम है गवर्नमेंट को। तो ये सारी चीज़ें जब हम लोग एजिटेशन कर रहे हैं और सोनम वांगचुक हमें सपोर्ट कर रहा है, तो अभी करने की क्या ज़रूरत थी? ये तो इतने सालों से यहाँ
पिछले मेरे ख्याल में 30 सालों से यहाँ अपना काम एनजीओ कर- चला रहा है। तो पहले क्या गवर्नमेंट को ये सारा चीज़ नहीं पता था? यहाँ पर इतने एजेंसीज हैं हमारे लद्दाख में, और जो इसमें फॉरेन हैंड देख रहा है। अगर ये लोग, हमारे एलजी साहब कहते हैं इसमें फॉरेन हैंड है, तो ये सारे एजेंसीज जो ले में हैं वो क्या कर रहा था फिर? अगर ये डोडा वाले आके या कश्मीरी आके या नेपाल से आके यहाँ फसाद कर रहा था, जो कि इनका कहना है, तो आप लोग क्या सोए होते? तो ये जो है ना, ये बिल्कुल अपनी जो गलतियां हैं वो उनको छुपाने के लिए कह रहे हैं। मिस्टर दोरजी, मेरा एक सवाल, मेरा नाम परवेज है, मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एसपी से हूँ। आपने कहा कि यूथ फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनकी गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, काफ़ी समय से यहाँ पे ये गुस्सा उभर रहा है। आपका प्रोटेस्ट भी काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, क्योंकि एक वजह तो है नहीं, कई सारी वजूहत हैं। आप हमको बता सकते हैं कि कोर जो गैमेट है, बहुत सारे वजूहत हैं जिसकी वजह से एजुकेशन यहाँ चल रही थी, अनशन चल रहा था, पीसफुली चल रहा था, लास्ट पे वायलेंस हो गई, वो क्या वजूहत है? बेसिक इतना गुस्सा कैसे जमा वो हो गया? ऐसे हुआ क्योंकि यहाँ पर अनशन पर बैठे थे हमारे लोग, और उनमें शायद उस दिन 15वां दिन चल रहा था जब गवर्नमेंट ने 6 अक्टूबर का हमें टॉक्स के लिए डेट दिया। तो उसके बीच में 16 दिन का गैप था। हमारा ये कहना है कि जब हम लोग यहाँ पर अनशन में बैठे हैं, लोगों की जानों का सवाल था, तो इतना लंबा डेट देने की क्या ज़रूरत है? इसी से लोग भटक गए कि जानबूझ के गवर्नमेंट लंबा डेट दे रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉस्ट था। हमने बार बार अपील किया कि टॉक्स को जल्दी बुलाया जाए और इसी महीने में बुलाया जाए। तो अगर वो मान जाते, टॉक्स को जल्दी बुला देते, तो ये सारा मसला नहीं होना था। जब गवर्नमेंट बिल्कुल एडमेंट था कि डेट वो चेंज नहीं होगा, तो लोग भड़क गए। मेरा सवाल है, मैं इशफाक आउटलुक मैगजीन से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल है कि जो आपकी अक्टूबर 6 को मरकज के साथ मीटिंग होने वाली है, क्या वो अब होगी इसके बाद? और दूसरा, जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का हमारे सुनने में आया है कि शायद वहाँ से भी कुछ डेलीगेशन एक जा रहा है इंटरिम मीटिंग के लिए होम मिनिस्टर के साथ, तो उसके बारे में बताइए। ऐसा है कि हम कल एक्चुअली हम लोग केडीए और एपेक्स बॉडी दोनों, हम लोग यहाँ से, हमारे 3, करगिल से 3 और हमारे एमपी, कल का हमारा प्रोग्राम था, लेकिन इसको पोस्टपोन करना पड़ा क्योंकि जो 4 लोग शहीद हुए हैं उनका फ्यूनरल 2 का 28 को है और 2 का 29 को है। तो उसमें हमें शामिल होना ज़रूरी था, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा आगे बढ़ा के अब हम 29 को फ्यूनरल यहाँ ख़त्म होने के बाद दिल्ली जा रहे हैं, और प्री हाई पावर कमेटी का मीटिंग होने से पहले हम अलग से 7 लोगों के साथ, हम एचएमए के ऑफिशियल्स के साथ बैठ के बात करेंगे कि 6 तारीख को, हम तो ये कह रहे हैं कि 6 तारीख का अभी भी बहुत दूर है, जल्दी क्यों ना किया जाए। तो उसमें हम फिर जो मसले हैं उनको जल्दी हम हल कर सकें। नहीं तो वहाँ टॉक्स बहुत लंबा चलता है तो कुछ नतीजा नहीं निकलता है, फिर 1 महीने का 2 महीने का गैप देते हैं, फिर ये सारा हमें टॉक्स के लिए फिर ये एजिटेशन करना पड़ता है। तो इसलिए उसको सक्सेस करने के लिए हमने मान लिया, होम मिनिस्ट्री का सजेशन था कि पहले आके हम बातों को पहले उनको कुछ वो हमें क्या देना चाहते हैं। हमने तो ये कहा कि अब जो हमारे 2 मेन मुद्दे हैं, स्टेटहुड का मसला और 6 शेड्यूल का, उन्हीं मुद्दों के ऊपर बात होना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या देना चाहते हैं तो हम उसको पहले उनके साथ डिस्कस करना चाहते हैं ताकि हम पूरी तैयारी के साथ हाई पावर कमेटी में जा सकें। सर आपने कहा कि 24 को जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ बुधवार के दिन, तो यूथ एक बड़ी संख्या में, माजिद है मेरा नाम, यूथ एक बड़ी संख्या में जमा हो गए। एपेक्स बॉडी आपकी लेफ्ट की, और खासकर सोनम जी इसका पूरा फेस बन चुके हैं इस पूरे आंदोलन का पिछले 5 साल से। और लेकिन वो बीट, जो युवाओं की भीड़ थी, वो बेकाबू हो गई, आपके कंट्रोल में नहीं रही। तो क्या ये माना जा सकता है कि आप ये आंदोलन यूथ का आंदोलन बन गया?
नहीं नहीं, वो ऐसी बात नहीं है। उस दिन बेकाबू हो गए, लेकिन ऐसा भी नहीं है। वो बिल्कुल बाद में हमारी बातें मान के जब उनका गुस्सा ठंडा हो गया तो वो लोग वहाँ पर हमारे वहाँ आए और कुछ लोगों ने माफ़ी भी मांगा कि ऐसा हो गया। तो ऐसा नहीं है, यूथ का मूवमेंट नहीं, मेरे ख्याल में नहीं होगा। मूवमेंट तो हम ही चलाएंगे, तो वो तो सही नहीं होगा। और सर जो कल यूथ जो पकड़े थे उनको कुछ लोग पकड़े हैं और उनको कल तक तो छोड़े थे, तो कल शिफ्ट किया गए थे और सुनने में आ रहा कुछ को छोड़े हैं तो उनको वेरिफिकेशन करके छोड़े, तो इस पर आप क्या कहेंगे और बेल के लिए क्या क्या किया जा रहा है सर आगे? ऐसा है, कल हमारे यहाँ जो हाउसिंग कॉलोनी के पुलिस स्टेशन में कोई 41 यूथ वहाँ पर उनको पकड़ा था। तो हमारे वकील हमारे गए थे वहाँ पर, तो उन्होंने उनको अभी जुडिशल कस्टडी में भेजा है। तो उसके बाद हम बेल का हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे वकील सारे उसमें लगे हुए हैं। हाँ जी, ये वो ज़्यादा आपको विस्तार में बता सकते हैं। तो सर कितने लोग टोटल डिटेन हैं अभी तक? मेरा अमल सर अभी एक्चुअली ये एफआईआर लगे हैं, अभी 4 एफआईआर लगे हैं टोटल इस इंसिडेंट के बाद। तो उसमें एक एफआईआर है जिसमें मतलब अननोन एफआईआर है और अरेस्ट किया है कोई 39-40 लड़कों को, और जिसमें से हमें लगता है बहुत सारे इनोसेंट है जो बाय वो थे स्टैंडर्ड्स थे, उनको लपेट में ले लिया गया है। तो एक प्रोविज़न होता है हमारा बीएनएसएस में कि भाई आप जब किसी को अरेस्ट करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के लिए हो या जिसके लिए भी आप इसको अरेस्ट करते हैं, तो आपको 24 घंटे के अंदर अगर आपका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है तो आप नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास उनको रिमांड के लिए लिया जाता है। तो उसके मुताबिक कल उनको रिमांड में लाया गया था कोर्ट में। तो हमने वहाँ उनके साथ बातचीत की तो हमें लगा कि उसमें से ज़्यादातर लोग जो थे वो इनोसेंट थे, ऐसे रास्ते में ऐसे पकड़े गए क्योंकि वो लोग जवान थे। तो ये यूथ का मूवमेंट था, तो ऐसे अंडर सस्पिशियस उसमें उनको पकड़ा गया था। तो उनका रिमांड करके हमने कोर्ट में ब्रेक किया था, क्योंकि हाउसिंग कॉलोनी एक चौकी है जो छोटी है और उसमें इतने सारे बच्चों को रखना बहुत नामुमकिन है। उनके लिए भी प्रॉब्लम है और बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम है, उनको खाना तक नहीं मिल रहा था वहाँ पे। ऑलमोस्ट वो 24 घंटे से भूखे थे। तो उसमें जैसा हमारे आर्ग्यूमेंट से कन्विंस होके उनका कस्टडी चेंज करके उनको अभी जुडिशियल कस्टडी में रखा है, और वो जुडिशियल कस्टडी में मतलब डिस्ट्रिक्ट जेल में बड़े सेफली हैं वो लोग। तो अभी हमने आज उनके बेल के लिए अप्लाई किया है, तो वो कल के लिए रिपोर्ट के लिए रखा हुआ है। तो डिटेल रिपोर्ट वहाँ से पुलिस भेजेगी, तब हमें समझ आएगा कि भाई इन 40 लोगों में से किन के अगेंस्ट क्या एलिगेशंस है, किस दफ़ा में इनको पकड़ा गया है। क्योंकि अभी जितने भी लड़के 40 लोग पकड़े उनके अगेंस्ट कोई एफआईआर नहीं है सच हम बोले कि भाई, तो इनको पकड़ा हुआ है। वो अब पुलिस जो रिपोर्ट देगी उसी के हिसाब से हमें पता चलेगा कि भाई ये बच्चे जो हैं इनको किस उसमें पकड़ा है करके। तो उसके बाद हम बेल का हमें पूरा उम्मीद है कि उनका ज़मानत हो जाएगा। और मैं इसी आज के मौके का फ़ायदा लेकिन मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो थे वो बहुत परेशान थे। किसी के पेरेंट्स थे, किसी का वाइफ था, किसी के बहनें भाई सब आए हुए थे, काफ़ी वो परेशान थे। तो उनको ये बोलना था कि हमने वहाँ पे भी समझाया कि वंस आपका कस्टडी जो है पुलिस कस्टडी से आपका जुडिशियल कस्टडी में चला जाता है, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि ज़्यादातर पुलिस कस्टडी में हमें ये डर रहता है कि भी उनके साथ कोई मारपीट ना किया जाए पुलिस में। तो जुडिशियल कस्टडी का मतलब है वो कस्टडी पूरा हमारे कोर्ट के निगरानी में होता है। तो अगर उसमें भी अगर किसी के साथ मारपीट हो या गलत हो या उसके साथ प्रेशर हो या कोई जोर ज़बरदस्ती करे, तो हम उसमें डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट जज को कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो अगर हम कंप्लेंट फाइल करें और प्रूव हो तो फिर जेल के जो जेलर साहब हैं उनके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा सकता है। सो जुडिशियल कस्टडी जो है अभी सेफेस्ट कस्टडी है, तो उसमें हमने उनको रखा है। कोई उनका मतलब बाल भी मतलब हाथ भी नहीं लगा सकते उनको। तो उनके पेरेंट्स को हम ये
बोलना चाहते हैं कि आप परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, मगर कानून है, कानून का एक अपना एक प्रोसीजर होता है, कोर्स होता है, उसको हमें अडॉप्ट करना है। हमने बेल एप्लीकेशन अप्लाई कर लिया है और 2-3 और थे, उनका हमने एंटीसिपेटरी, जिनके एफआईआर लग चुके थे उनका हमने एंटीसिपेटरी भी किया है, उनका दे दिया है। कल उनका 27 कल है ना, कल उनकी तारीख है, इंट्री मिला है, उनकी कोर्ट के जज साहब के पास पेशी है। तो हम सब हैंडल कर रहे हैं। बार एसोसिएशन इसमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। पूरी बार एसोसिएशन हमारे प्रेसिडेंट मोहम्मद शफी रसूल के लीडरशिप में इनको पूरा सपोर्ट और हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मासूम लोगों को इसमें लपेटा गया है, तो जो हम सोचते हैं कि बहुत गलत हुआ। और भी बहुत सारे पकड़ने वाले हैं, इनको इनके हाथ नहीं आ रहा है। सर, इन्वेस्टिगेशन का क्या प्रोसेस है और कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन पहुंची है? बिकॉज गन फायरिंग जब हुआ वहाँ से पूरा सिचुएशन ही आउट ऑफ हैंड हो गया, वहाँ से पूरा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, और जिस तरीके से गन फायर हुआ है दैट वाज नॉट इन द प्रोटोकॉल, दैट वाज वेरी अनलॉफुल। और इसमें अब बिल्कुल ब्लेम गेम खेला जा रहा है। सीआरपीएफ लद्दाख पुलिस को ब्लेम कर रही है, लद्दाख पुलिस सीआरपीएफ को ब्लेम कर रही है। तो इस इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है सर? देखिए, इसमें जो है, जैसे पहले ही इन्होंने बताया था कि बहुत सारे ऐसे लोग हमें लगते हैं जो उस मोब का हिस्सा भी नहीं था, उनको भी जो है या तो पकड़ा है या वो इंजर्ड है। और सेकंड, वहाँ पर पूरी तरीके से जो है एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर हमें इसलिए लगता है क्योंकि ना ही पहले कोई वार्निंग दी गई, ना ही लाठीचार्ज हुआ, और सीधा जो है लाइव बुलेट से लोगों को इस तरीके से जो है मारना, वो पूरी तरीके से इल्लीगल है। और हमने पहले ही ये कहा है कि इसमें जो है एक जुडिशियल इंक्वायरी बहुत ज़रूरी है, ताकि पता चले कि वहाँ पर जो है गोली चलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। और हमें तो यहाँ तो पूरी तरह लग रहा है कि वो इल्लीगल है, क्योंकि मैक्सिमम जो है लाइव बुलेट, और वो भी सर में, छाती में ना। देखिए, एक प्रोसीजर होता है पुलिस के लिए, ये हम सबको पता है। सबसे पहले किसी भी मोब को रोकने के लिए वाटर कैनन का या लाठी का प्रयोग करके उसको रोका जाता है। अगर उसके बाद कंट्रोल ना आए तो हवा फेयर किया जाता है, उसके बाद रबर बुलेट होता है। ये एक प्रोसीजर होता है। मगर कल की इस इंसिडेंट में हमें ये देखने को मिला, ये सब ताक पे रख के सीधा जो है अंधाधुंध फायरिंग की गई, और वो भी सर में, छाती में, ऐसी जगहों पे जो हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हमने जो है इसमें एक इम्पार्शियल जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की है, और हमें उम्मीद है कि जो ही जुडिशियल इंक्वायरी होगी इसमें, तो जिसकी गलती है वो हमें पता चलेगा। तो सर, जिस तरह से इस इंसिडेंट को लेके क्या आपकी तरफ से कोई डिमांड रखा गया है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए कुछ रखा गया है? हाँ, हमने जुडिशियल इंक्वायरी के लिए बोला है। हम चाहते हैं कि इसका जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए, ताकि सब चीज़ सामने आ जाए, जो भी है हकीकत सामने आ जाए। एपेक्स बॉडी और एलबीए दोनों की तरफ से हमने इसकी मांग की है कि इसका जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए। सर, बहुत सारे पेरेंट्स अभी हॉस्पिटल में देखे गए हैं, तो वहाँ पे इमोशनल हो रहे थे, और उनका ये भी कहना है कि बच्चे जो है इन्वॉल्व भी नहीं थे, तो उनको भी पकड़ा गया है पुलिस ने। तो वो अपील लेके आप लोगों के पास भी जरूर आए हैं। तो सर, उनका क्या स्टेटस है, कब तक जो है उन बच्चों को छोड़ा जाएगा? ये अभी इन्होंने बताया, जो 39 बच्चे हैं उन्हीं का हिस्सा है, और जो हॉस्पिटल में है वो सीआरपी ने पीट के एक हाथ तोड़ा है, एक टांग तोड़ा है, तो इस टाइप के हैं, सारे इंजर्ड हैं, इसीलिए उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया है।